आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्लैंक्स का क्वांटम हाइपोथेसिस। तो हम लोग बात कर रहे थे पिछला सब वीडियो में ब्लैक बॉडी रेडिएशन। इसमें हम लोग देखे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, हम लोग देखे रेलेक्स जीन्स लॉ, हम लोग देखे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। लोअर वेवलेंथ रेंज में तो एक्सपेरिमेंटल कर्व को, ब्लैक बॉडी रेडिएशन का जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसको तो एक्सप्लेन कर पा रहा था। लॉन्गर वेवलेंथ रेंज में जब हम लोग जा रहे थे तब रेलेक्स जीन्स लॉ था, उसके लिए दोनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा और मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के ऊपर में जो बेस्ड था विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, रेलेक्स जीन्स लॉ, स्टीफेंस लॉ, ये पूरा जो कर्व था ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, जो लीमर प्रिसिशन के द्वारा जो बनाया गया कर्व था, क्यों पूरा कर्व को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्लासिकल मैकेनिक्स में रेडिएशन को लेकर के जो एजम्पशन था, कहाँ पर गड़बड़ी हो गया, ये हम लोग आज बात करेंगे। और आज हम लोग बात करेंगे प्लैंक्स का जो क्वांटम हाइपोथेसिस है, क्वांटम आइडिया है, और इसी आइडिया के आधार पर फिजिक्स का एक न्यू ब्रांच क्वांटम मैकेनिक्स का जन्म होता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले ब्लैक बॉडी के विषय में। आप लोग जानते हैं कि ऐसा बॉडी हर तरह का वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा, हर तरह का रेडिएशन को इमिट भी कर सकता है। तो ब्लैक बॉडी को लेकर के बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया गया और उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर हमारे पास दो लॉ हमारे पास था। एक का नाम है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ और दूसरा का नाम है स्टीफेंस लॉ हमारा। तो पहले बात करते हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। पहले भी हम लोग पढ़े हैं विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ के विषय में। तो एक तरफ में हम लोग लैम्डा लिए, एक तरफ में हम लोग एनर्जी डेंसिटी लिए, इधर में इंटेंसिटी भी हम लोग ले सकते हैं। तो अलग अलग टेम्परेचर को लेकर के हम लोग ग्राफ बनाए। T1 टेम्परेचर में देखिए ये वाला ग्राफ बना, T2 में ये वाला, T3 में ये वाला। तो हम लोग जानते हैं जो विजिबल स्पेक्ट्रम जो है, जिसको हम लोग देख सकते हैं, उसका जो वेवलेंथ होता है 700 नैनोमीटर या 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच में। तो T1 टेम्परेचर में जब हम लोग रख रहे ब्लैक बॉडी को, तो मान लीजिए जो सबसे ज्यादा जो उसमें जो इंटेंसिटी हम लोग को देखने को मिल रहा है वो है रेड का। सबसे ज्यादा इंटेंसिटी या सबसे ज्यादा जो एनर्जी डेंसिटी आ रहा है वो रेड का आ रहा है। लेकिन उस टेम्परेचर में ये जो देखिए ग्राफ में देखिए वेवलेंथ, रेड का जो वेवलेंथ जो है उसी रेड का वेवलेंथ में इंटेंसिटी हो रहा मैक्सिमम। लेकिन उसमें इंफ्रारेड भी है और उसके साथ और भी दूसरा कलर भी हम लोग को देखने को मिलेगा, लेकिन सबसे ज्यादा इंटेंसिटी होगा रेड का। टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, टेम्परेचर को जैसे बढ़ाएंगे रेड कलर भी उसमें रहेगा, रेड कलर, इंफ्रारेड, ये सब भी रहेगा। लेकिन अब जो मैक्सिमम इंटेंसिटी जो देखने को मिलेगा वो हम लोग को देखने को मिलेगा ऑरेंज का। टेम्परेचर को और बढ़ाएं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑरेंज तो रहेगा, लेकिन मैक्सिमम इंटेंसिटी अब येलो का हम लोग को देखने को मिला। इस ढंग से टेम्परेचर को और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए और बढ़ाते गए। इसी के आधार पर विन्स अपना लॉ को दिए। इसमें विन्स ने क्या देखे, पूरा कर्व को विन्स ने व्याख्या नहीं किया, पूरा ग्राफ को व्याख्या नहीं किया। विन्स खाली क्या किए, वो देखे इधर में टेम्परेचर के साथ वेवलेंथ का क्या संपर्क है। हम लोग देख रहे जैसे टेम्परेचर, ये T1 टेम्परेचर में वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ है वो है हमारा रेड का। जब T2 टेम्परेचर में हम लोग देखे तो मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ है ऑरेंज का। टेम्परेचर को और बढ़ाएं, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो वेवलेंथ है वो मिल रहा है येलो का। तो वो क्या किए ना, वो एक ग्राफ बनाए और उस ग्राफ में वो क्या किए, पूरा ग्राफ को नहीं लिए, वो खाली लिए क्या ना मैक्सिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ को खाली वो लिए। ये वाला पार्ट को लिए, ये वाला पार्ट को लिए, ये वाला पार्ट को लिए। तो हम क्या देख रहे हैं, T3 है ज्यादा टेम्परेचर, उससे कम है T1, उससे कम है, उससे कम है T2, उससे कम है T1। तो टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, देखिए मैक्सिमम इंटेंसिटी का जो वेवलेंथ वो घटते जा रहा है। टेम्परेचर जब कम था मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ थोड़ा इधर में ना वेवलेंथ ज्यादा, टेम्परेचर बढ़ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ और थोड़ा घट गया, टेम्परेचर और बढ़ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी का वेवलेंथ और घट गया, माने वेवलेंथ डिस्प्लेस कर रहा लोअर की तरफ। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, मैक्सिमम इंटेंसिटी वेवलेंथ टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या तो लैम्डा एम टी इक्वल टू कांस्टेंट, इसको विन्स कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। स्टीफेंस ने क्या किया ना, स्टीफेंस ने ये जो एनर्जी डेंसिटी है ब्लैक बॉडी रेडिएशन का, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में ये जो कर्व हमारा बन रहा है, इस कर्व का हर एक वेवलेंथ में, यहां से यहां तक वेवलेंथ में जो एनर्जी जो होगा कितना होगा, और वो देखे वो होगा 4th पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल होगा। विन्स ने क्या किया, मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला वेवलेंथ के साथ टेम्परेचर के रिलेशन को निकाला, उससे एनर्जी डेंसिटी हम निकाल सकते हैं। और इन्होंने ये क्या किया,
पूरा एनर्जी डेंसिटी वो माने पूरा वेवलेंथ रेंज में पूरा कर्व के लिए वो एनर्जी डेंसिटी वो निकाले, वो फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर का प्रोपोर्शनल है। लेकिन दोनों में से कोई भी लॉ, दोनों तो एक्सपेरिमेंटल लॉ है, दोनों में से कोई भी लॉ इस वेवलेंथ में कितना एनर्जी होगा, या तो इस वेवलेंथ में कितना होगा, इस वेवलेंथ में कितना होगा, इस वेवलेंथ मैक्सिमम वेवलेंथ में एनर्जी कितना होगा, या मैक्सिमम वेवलेंथ टेम्परेचर का कैसा प्रोपोर्शनल, वो तो इससे हम लोग को पता चलता है। पूरा अगर इस ग्राफ में पूरा ये ग्राफ को पूरा अगर ले लेते तो पूरा यहाँ से यहाँ तक वेवलेंथ में एनर्जी डेंसिटी कितना होगा ये हम लोग को पता चलता है पर्टिकुलर टेम्परेचर में। लेकिन एक पर्टिकुलर वेवलेंथ या थोड़ा सा वेवलेंथ जैसे डी लेमडा में एनर्जी डेंसिटी कितना, यहाँ पर अगर ले ले तब कितना, यहाँ पर अगर ले ले कितना, हर एक वेवलेंथ के लिए एनर्जी कितना होगा, ये उस समय चाहे विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ हो चाहे स्टीफेंस लॉ हो, ये लॉ से हम लोग को पता नहीं चल पा रहा था। क्लासिकल मैकेनिक्स में ये एक प्रॉब्लम अराइज हो गया था। ये स्टीफेंस लॉ और विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम लोग बोल्ट्जमैन थ्योरी के आधार पर इसको हम लोग डिराइव भी हम लोग कर सकते हैं। ये तो एक्सपेरिमेंट से आया है, लेकिन इसको इजीली थर्मोडायनामिक्स के नियम से हम लोग डिराइव भी हम लोग कर सकते हैं। तो अब रायलेह जीन्स का नियम इसके बाद आता है। रायलेह जीन्स का नियम जो पहले भी वीडियो सब में मैंने आप लोगों को बताया है। तो अगर हम लोग एक्सपेरिमेंटल कर्व अगर बनाए तो ये एक्सपेरिमेंटल कर्व हम लोग को देखने को मिलता है, जिसमें अगर विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ को हम लोग देखें तो लोअर वेवलेंथ रेंज में विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ है, और वेवलेंथ रेंज जब ज्यादा है तब रायलेह जीन्स लॉ है। तो रायलेह जीन्स लॉ क्या बोल रहा है ना, रायलेह जीन्स लॉ में हम लोग जो पिछला वीडियो में हम लोग बात किए थे, नंबर ऑफ पॉसिबल वाइब्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम। अगर हम लोग एक क्यूबिकल कैविटी ले ले, क्यूबिकल कैविटी के अंदर में ब्लैक बॉडी रेडिएशन भरा हुआ है, और वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन इसके अंदर में स्टेशनरी वेव्स फॉर्म करते हैं। इसमें वेवलेंथ 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक वाला वेवलेंथ, सभी तरह का वेवलेंथ या सभी तरह का फ्रीक्वेंसी इसमें रह सकता है। और इसमें जो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ वाइब्रेशन स्टेशनरी वेव जो फॉर्म हो रहा, तो यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ वाइब्रेशन कितना है ना, उन्होंने उस समय का क्लासिकल मैकेनिक्स का नियम के आधार पर उन्होंने निकाला एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू का डी न्यू बाई सी क्यू। सी क्या है ना, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये है नंबर ऑफ पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन इतना है। तो हम लोग जानते हैं एवरेज एनर्जी का फॉर्मूला जानते हैं, टोटल एनर्जी बाई नंबर ऑफ मोड। तो टोटल एनर्जी बराबर नंबर ऑफ मोड इनटू एवरेज एनर्जी। नंबर ऑफ मोड तो इतना वो निकाला है, और इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी के आधार पर उस समय था हम लोग जानते हैं एवरेज एनर्जी फॉर ईच मोड ऑफ वाइब्रेशन दैट इज इक्वल टू केटी। तो टोटल एनर्जी हम लोग निकाल सकते इतना, टोटल एनर्जी या तो ई लैम्डा डी लैम्डा बराबर इतना। इसको वेवलेंथ के आधार पर अगर हम लोग व्याख्या करें, चूंकि न्यू इक्वल टू हम लोग जानते हैं सी बाई लैम्डा होता है, तो डी न्यू बराबर कितना होगा माइनस सी बाई लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। तो माइनस को अगर हम लोग हटा दें और इस वैल्यू को अगर हम लोग पुट करें तो इजिली हम लोग निकाल सकते हैं लैम्डा के टर्म में ये वाला फॉर्मूला हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। तो रायलेह जीन्स लॉ का हम लोग थोड़ा स्पेशल केस में देखते हैं, जब लैम्डा बहुत लार्ज होगा, जब लैम्डा बहुत लार्ज होगा तो न्यू इक्वल टू सी बाई लैम्डा। तो लैम्डा अगर लार्ज है तो न्यू होगा आपका छोटा, न्यू अगर छोटा होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी होगा छोटा। तो हम लोग देखते हैं लैम्डा जब बहुत बड़ा होगा, इस पार्ट को हम लोग देखते हैं रायलेह जीन्स लॉ का कर्व में हम लोग देखते हैं, लैम्डा अगर बहुत ही बड़ा होगा तो एनर्जी डेंसिटी वाला कर्व क्या है, छोटा है। लेकिन जब केस 2 में देखते हैं लैम्डा अगर छोटा होगा तो न्यू होगा लार्ज। तो लैम्डा जब छोटा होगा तो न्यू का जो वैल्यू लार्ज, न्यू अगर लार्ज होगा तो एनर्जी डेंसिटी भी लार्ज होना चाहिए। तो रायलेह जीन्स के आधार पर ये कर्व तो ऐसे ऐसे करके इधर जाएगा, ऐसे ऐसे करके वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व में हम लोग क्या देखें, जैसे ही वेवलेंथ घट रहा एनर्जी डेंसिटी भी घट रहा। तो एनर्जी डेंसिटी एक समय वेवलेंथ के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, फिर वेवलेंथ के साथ धीरे धीरे घटता है। ये एक्सपेरिमेंटल कर्व में हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जब हम लोग स्मॉल वेवलेंथ रेंज में जब आ रहे हैं तो हम लोगों को रायलेह जीन्स लॉ फेल होता हुआ नजर आ रहा, जिसको अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रॉफी के नाम से उस समय जाना जाता था। अगर इसको हम लोग 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट कर दे, इसी को हम लोग लोअर रेंज में अगर ले रहे लैम्डा इक्वल टू 0, तो न्यू का क्या वैल्यू आएगा, देखिए ई न्यू डी न्यू, इसमें अगर हम लोग पुट कर दे 8 पाई सी क्यूब के टी, ये तो है कांस्टेंट, तो न्यू स्क्वायर डी न्यू तो क्या होगा न्यू क्यूब बाई 3 पुट करिएगा तो इन्फिनिटी वैल्यू आ जाएगा। इसका मतलब जब लैम्डा टेंस टू अगर 0 आएगा तो न्यू टेंस माने एनर्जी डेंसिटी या न्यू टेंस टू हमारा इन्फिनिटी होना चाहिए, एनर्जी टेंस टू इन्फिनिटी होना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटल कर्व में क्या लैम्डा अगर 0 है तो एनर्जी डेंसिटी भी 0 है। तो लोअर वेवलेंथ रेंज में हम लोग देखे रायलेह जीन्स लॉ भी फेल हो गया। अब विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ एक पार्ट को व्याख्या कर पा रहा, लॉन्गर वेवलेंथ रे को रायलेह जीन्स
व्याख्या कर पा रहा। तो ये हम लोग देख रहे पूरी जो एक्सपेरिमेंटल कर्व है उसको व्याख्या करने में संभव नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज मिस हो रहा था, कुछ ना कुछ आइडिया मिस हो रहा था। हम लोग नेचर को, रेडिएशन को ठीक ढंग से हम लोग समझ नहीं पा रहे थे। वो मिसिंग आइडिया क्या था, इसी को लेकर के आया प्लैंक्स का हाइपोथेसिस, प्लैंक्स का आइडिया। प्लैंक्स ने क्या किया, रायलेह जीन्स लॉ के बहुत सारे आइडिया को उन्होंने जैसा का वैसे ही रहने दिया। उन्होंने वही क्यूबिकल बॉक्स को क्यूबिकल बॉक्स रहने दिया। उन्होंने एज्यूम किया क्यूबिकल बॉक्स में जो वॉल है, इस वॉल में बहुत सारे एटम्स हैं और ये एटम एक एक एनर्जी ऑसिलेटर है। जैसे यहाँ पर ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज, एटम के अंदर में हम लोग जानते हैं प्लस चार्ज रहता है, उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन एक खास फ्रीक्वेंसी से रिवॉल्व कर रहे या ऑसिलेट कर रहे या तो वाइब्रेट कर रहे, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। तो हर एक एटम एक तरह का ऑसिलेटर है और अगर कोई एटम न्यू फ्रीक्वेंसी से अगर ऑसिलेट कर रहा, वाइब्रेट अगर कर रहा, तो वो जो एनर्जी इमिट करेगा उसका एनर्जी भी प्रोपोर्शनल होगा न्यू का। ये आइडिया था मैक्स प्लैंक्स। और इसको हटाने के लिए एक कांस्टेंट हम लोग देते हैं E = h न्यू। इस कांस्टेंट का नाम है प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसका वैल्यू आप लोग जानते हैं 6.6 लगभग इंटू 10⁻³ होता है इसका वैल्यू। तो ये प्लैंक्स का जो आइडिया था क्या ना, अगर कोई ऑसिलेटर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा तो उससे जो एनर्जी का जो रेडिएशन निकलेगा वो होगा E = h न्यू। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स का उस समय क्या आइडिया क्या था ना, कोई हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर न्यू फ्रीक्वेंसी से ऑसिलेट कर रहा तो कोई भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी को एब्जॉर्ब भी कर सकता, कोई भी फ्रीक्वेंसी का एनर्जी को एमिट भी कर सकता। लेकिन प्लैंक्स ने ये जो एनर्जी का इमिशन को इन्होंने क्वांटाइज्ड फॉर्म में इन्होंने एक आइडिया को रखा, क्वांटाइज्ड फॉर्म में। उनके अनुसार इस जो क्यूबिकल वॉल में बहुत सारा एटम्स रहेंगे और हर एक एटम एक एक एटमिक ऑसिलेटर है और ये जो ऑसिलेटर जब ऑसिलेट करेंगे तो इससे जो एनर्जी जो इमिट होगा या तो 0 इमिट होगा या तो h न्यू इमिट होगा या तो 2h न्यू या तो 3h न्यू। जनरली हम लोग बोल सकते हैं E = NH न्यू। तो टोटल एनर्जी डेंसिटी इस कैविटी के अंदर में कितना होगा ना, E = अगर हम लोग निकालना चाहें तो इस एनर्जी का संख्या कितना है ना, मान लेते हैं हम लोग N1 है। N1 ऑसिलेटर है, N1 उतना एटॉमिक ऑसिलेटर है जो h न्यू एनर्जी से वाइब्रेट कर रहा है। इसी टाइप से N2 उतने ऑसिलेटर है जो 2h न्यू एनर्जी से ऑसिलेट कर रहा है। इसी टाइप से हम लोग देखेंगे बाई n से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज एनर्जी आ जाएगा। और इसी के आधार पर उन्होंने जो एवरेज एनर्जी जो उन्होंने जो डिराइव की है, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। प्लैंक्स इस आइडिया के अनुसार कैसे वो अपना रेडिएशन फार्मूला दिए हैं, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। लेकिन उनके अनुसार, जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स के अनुसार एवरेज एनर्जी kT आता है, उनके अनुसार एवरेज एनर्जी आएगा इतना। तो देखिए रायलेह जीन्स लॉ में यहां तक ये जो नंबर ऑफ पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन इतना फ्रीक्वेंसी रेंज में जो इतना वो लिए उसको वो ठीक माने, यहां तक ठीक माने, लेकिन kT के जगह में उनका जो आइडिया है वो है इतना। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं ना, एनर्जी लेवल डायग्राम अगर बोले तो प्लैंक्स के आधार पर इस कैविटी के अंदर में जो ऑसिलेटर है, बहुत सारा ऑसिलेटर जिसका एनर्जी 0 भी हो सकता है, बहुत सारा ऑसिलेटर है जिसका एनर्जी h न्यू भी हो सकता है, 2h न्यू भी हो सकता है। लेकिन h न्यू और 2h न्यू के बीच में कोई एनर्जी नहीं रहे, h न्यू और 0 के बीच में कोई एनर्जी नहीं रहेगा। माने हम नहीं बोल सकते हाफ h न्यू एनर्जी होगा, 3/2 h न्यू एनर्जी होगा, इस तरह से हम लोग नहीं बोल सकते। हम लोग बोलेंगे एनर्जी या तो h न्यू होगा या तो 2h न्यू होगा या तो 3h न्यू होगा या तो 4h न्यू होगा। इसका मतलब एनर्जी कुछ भी किसी भी रेंज में एनर्जी नहीं हो सकता। एनर्जी जो होगा, जो मिलेगा, जो रेडिएट होगा, इमिट जो होगा, वो इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस फॉर्म में नहीं होगा, कोई भी वेवलेंथ, कोई भी फ्रीक्वेंसी नहीं होगा, वो क्वांटाइज्ड फॉर्म में ही होगा। तो ये है प्लैंक्स का हाइपोथेसिस, ये है प्लैंक्स का आइडिया। और इसी आइडिया के आधार पर ये प्लैंक्स ने सेम चीज, इसको तो वहां से लिए, लेकिन ये kT के जगह में ये वाला, ये कैसे डिराइव हो किए हम थोड़ा सा आइडिया दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको डिराइव करेंगे। अब ये हो गया फ्रीक्वेंसी के टर्म में प्लैंक्स का रेडिएशन फार्मूला, वेवलेंथ के टर्म में हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, वेवलेंथ के टर्म में ये वाला रेडिएशन फार्मूला।
तो हम लोग देखते हैं क्या प्लैंक्स का जो रेडिएशन फार्मूला वो क्या जनरल फार्मूला है, मीन्स इससे क्या हम लोग विन्स लॉ, इससे क्या हम लोग रायले जीन्स लॉ क्या हम लोग डिराइव कर सकते हैं। हम लोग देखते हैं ये फ्रीक्वेंसी के टर्म है प्लैंक्स का फार्मूला, ये वेवलेंथ के टर्म है। हम लोग लेते हैं जब वेवलेंथ बहुत ही हम लोग एक चीज ले लेते हैं, जब वेवलेंथ बहुत ही स्मॉल होगा, तो वेवलेंथ जब बहुत ही स्मॉल होगा तब हम लोग का क्या होगा, वेवलेंथ अगर छोटा है तो देखिए वेवलेंथ स्मॉल में हम लोग लेते हैं, तो पहले नहीं वेवलेंथ हम लोग लार्ज में लेते हैं। अगर वेवलेंथ हम लोग लार्ज में अगर लेंगे, वेवलेंथ अगर देखिए ये वाला फॉर्मूला लेमडा के टर्म में हम लोग देखते हैं, ये अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है, लेमडा अगर बहुत ही ज़्यादा लार्ज है तो ये e टू द पावर ये वैल्यू बहुत ही स्मॉल हो जाएगा। ये वैल्यू अगर बहुत ही स्मॉल हो जाएगा तो e टू द पावर x को हम लोग एक्सपांड कर सकते हैं। तो e टू द पावर x को एक्सपांड कर सकते हैं 1 प्लस एक्स, फिर फैक्टोरियल में जाएगा, चूंकि ये वाला वैल्यू तो बहुत ही स्मॉल है तो हायर पावर को हम लोग नेगलेक्ट करेंगे, और नेगलेक्ट करने के बाद यही वाला पार्ट को हम लोग लिखेंगे क्या ना, e टू द पावर ये जो x है इसको हम लोग लिखेंगे 1 प्लस एच सी बाई लेमडा के टी। ये 1 और 1 हम लोग कैंसल आउट कर सकते हैं, ये जो लेमडा के टी है ये कैंसल आउट हो गया, तो लेमडा के टी हमारा ऊपर में जा सकता है। और हम लोग देखिए ऊपर में 8 पाई है, केटी है, लेमडा का एक लेमडा हम लोग काट दिया, नीचे में लेमडा टू द पावर 4 है, और एच सी कट गया एक तो यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर डी लेमडा छूट गया, यहाँ पर तो डी नहीं, हाँ यहाँ पर हमारा डी लेमडा होगा, ये तो डी लेमडा। तो देखिए ये जो फॉर्मूला आया, ये फॉर्मूला इसके साथ मैच करेंगे, देखिए ये रायले जीन्स लॉ का जो फार्मूला जो निकाला तो वही फार्मूला आएगा। तो हम लोग क्या बोलेंगे, जब वेवलेंथ जब बहुत ही लार्ज हो रहा था, वेवलेंथ लॉन्गर वेवलेंथ लेंथ में हम लोग जब ले रहे थे, तब हम लोग क्या देख रहे हैं ना, प्लैंक्स रेडिएशन फार्मूला बन जा रहा था, रायले जीन्स लॉ जो फार्मूला निकाले थे वही बन जा रहा था। अब लेमडा हम लोग लेंगे स्मॉल, अगर हम लोग लेमडा स्मॉल लेंगे तो ये वाला फार्मूला हमारा क्या बनेगा, देखिए 8 पाई एच सी लेमडा टू द पावर 5 1 बाई e टू द पावर एच सी लेमडा के टी माइनस 1। अगर लेमडा बहुत ही स्मॉल है तो ये लेमडा अगर स्मॉल है, e टू द पावर बहुत ही लार्ज हो जाएगा, e टू द पावर अगर बहुत ही लार्ज हो जाएगा तो 1 उसके सामने में नेगलेक्ट होगा, 1 अगर उसके सामने में नेगलेक्ट होगा तो उसको हम हटा सकते हैं, ये ऊपर आएगा, ये ऊपर आने से हम लिख सकते हैं e टू द पावर माइनस एच सी बाई लेमडा के टी, ये हम लोग ऊपर ले आए, और ये लेमडा टू द पावर 5 को भी हम लोग ऊपर ले आएंगे, तो लेमडा टू द पावर होगा -5। इसको हम लोग एक कांस्टेंट मानते हैं, ए 8 पाई एच सी को लेमडा टू द पावर -5 का -5, अच्छा डी लेमडा था यहाँ पर, और ई टू द पावर एच सी बाई के है कांस्टेंट, तो उसको मानते हैं बी, और नीचे में होगा हमारा लेमडा टी। ये एक फॉर्म है विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का। इसी को अगर हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, इसको अगर हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करें तो फाइनली हम लोग को मिलेगा वो जो हमारा जो आ रहा था लेमडा टी इक्वल टू जो कांस्टेंट है, इसी को हम लोग आगे ले जाते तो विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला उस फॉर्म में हम लोग ला सकते हैं। तो ये है एनर्जी डेंसिटी के टर्म में एक विन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ का फॉर्मूला। तो हम लोग क्या देखेंगे, लेमडा जब स्मॉल है तो वही हमारा प्लैंक्स जो लॉ है वो विन्स लॉ बन गया, लेमडा जब लार्ज है वही प्लैंक्स लॉ हम लोगों का बन गया रायले जीन्स लॉ। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, रायले जीन्स लॉ और विन्स लॉ ये स्पेशल केस है प्लैंक्स लॉ का, और ये प्लैंक्स लॉ जो ये वाला लॉ है, ये वाला जो फार्मूला है, इसी फार्मूला के आधार पर पूरा कर्व को हम लोग एक्सपेरिमेंटल कर्व को पूरा एग्जैक्टली हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं। तो जो मिसिंग आइडिया था क्लासिकल मैकेनिक्स का, वो मिसिंग आइडिया था क्या ना, ये जो रेडिएशन को जो हम लोग वेव का नेचर ही हम लोग मानते थे, कोई भी बॉडी जो एनर्जी रेडिएट कर रहा है वो कंटिन्यूस फॉर्म में कंटिन्यूस मिरर में कर रहा है। तो अभी हम लोग का प्लैंक्स का आइडिया से हम लोग को पता चला
जो ये जो रेडिएशन जो इमिट हो रहा है वो कंटिन्यूस नहीं हो रहा, वो रेडिएशन इमिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ क्वांटाइज्ड फॉर्म में वो इमिट हो रहा। तो क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ये एक नया जो आइडिया था प्लैंक्स का। इसी आइडिया के आधार पर 19th सेंचुरी का जो अनसुलझा जो सवाल था, जो प्रॉब्लम था ब्लैक बॉडी का, वो सॉल्व करने में सक्सेस हुए और यहीं से जन्म हुआ क्वांटम मैकेनिक्स का। इसी आइडिया को लेकर के एल्बर्ट आइंस्टाइन, नील बोर्स और सारे साइंटिस्ट आए और क्वांटम मैकेनिक्स आगे बढ़े। और अभी हम लोग बड़े बड़े प्रॉब्लम और जो एकदम क्वांटम लेवल का जो प्रॉब्लम जो क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा सॉल्व नहीं हो पा रहा था, ये इजीली हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही।